नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आज भी सबसे बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। पहला, आज बाजार जो भागा है उसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी, चर्चा कर लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला है और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए बोला है यूरोपियन यूनियन को। क्या है इसके मायने। और भारत रूस के साथ में युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, बेलारूस। अब उसके ऊपर क्या विचार करेंगे कि क्या है चर्चा। फ्रांस में भी नेपाल की तरह फिर से विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एलन मैक्रोन, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। जैसा नेपाल में हुआ था वैसे कि वैसे ही फ्रांस में हो गया है। चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है या जनता को क्या दिक्कत आई है एकदम से जो इतनी जनता भड़क गई है। और इधर सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसी के साथ में खोबा और खड़ा हो गया है। इसराइल ने कतर में हमला कर दिया है और कतर के दोहा राजधानी के जहाँ पे हमास की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे हमला कर दिया। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आज की शेयर बाजार की चर्चा करें उससे पहले भारत के ऊपर एक जो फिच है, जो रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल की, उसने भारत पे एक पॉजिटिव खबर दी है। उसने कहा है कि भारत की जो जीडीपी का अनुमान है वो हम 6.5% से बढ़ा करके 6.9 कर रहे हैं। तो ये भारत के बाजार के लिए अच्छी खबर है। दूसरा, जो आज विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने 33 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। घरेलू संस्थागत निवेशक अगर डीआईआई के आंकड़े पर नज़र डालें तो लगभग 5,004 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी की है। सोना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है, 1,09,800 पे सोना पहुंच गया है। और लोगों की हो गई है चांदी, 1,24,400 पे चांदी अभी कारोबार कर रही है। अगर बात करें डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया कहाँ खड़ा है, तो डॉलर के अगेंस्ट रुपया 88.10 पे अभी कारोबार कर रहा है। विक्स की इंडेक्स की बात करें तो वोल्टिलिटी इंडेक्स 10.54 पे बना हुआ है, मतलब कहीं भी नहीं जा रहा। घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, नॉर्मल है। डॉलर इंडेक्स बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स का भाव 97.65 पे बना हुआ है। और जब कतर में हमला कर दिया उससे जो ओपेक्स है, ओपेक्स की कंट्री के कारण भी हमारा $68 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल बना हुआ है। 67.90 है, मतलब मोटा मोटा 68 मान लो। 2000 की तेजी आज बिटकॉइन में देखने के लिए मिली। बिटकॉइन का भाव 1,14,050 अमेरिका यूएस डॉलर में इसका भाव चल रहा है। आज जो है ट्रंप की बातचीत को लेकर के पॉजिटिव खबर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्दी ही डील हो सकती है। जैसा आज उन्होंने बोला तो बहुत ही पॉजिटिव बोला और उस पर रिपोस्ट कर दिया इधर से मोदी जी ने कि हम भी तैयार हैं। फिर उन्होंने उधर से रिपोस्ट कर दिया कि बोले अपन रेडी हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया को लेकर के खबर आई है। वोडाफोन आइडिया अपने एजीआर चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहा है। जो आज जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें 6,200 करोड़ रुपए की जो है आज बल्क डील थी। ये मामला देखने के लिए मिला। इसराइल ने आज कतर के ऊपर जो दोहा में जहाँ की हमास के मीटिंग कर रहे थे, हमास के 5 लोग थे वो मारे गए, वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 104 पॉइंट चढ़ करके 24,973 में बंद हुआ। सेंसेक्स अगर बात करो, सेंसेक्स 323 पॉइंट चढ़ गया, 81,425 पे बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तुम्हारा 320 पॉइंट चढ़ के 54,536 पे बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप की बात करो तो निफ्टी मिड कैप में जो है 535 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली। निफ्टी मिड कैप जो है 57,999 पहुंच गया है। निफ्टी आईटी 927 पॉइंट चढ़ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ भी यही था, तो सबसे ज़्यादा भागा भी यही, 36,183 पे पहुंच गया। अगर बात करें निफ्टी एफएमसीजी की, जो कि फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स हैं, उसमें भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली। 359 पॉइंट वो चढ़ गया, 56,856 पे वो अभी कारोबार कर रहा है। अगर बात करें यूएई की तो आरबीआई यूएई और बड़े देशों के साथ में जो एक्सपोर्टर है उनके साथ में जो वो लेने के लिए जल्दी से उनका सेटलमेंट हो, उसके ऊपर विचार कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चर्चा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान आए हैं। एक में तो उन्होंने बोला है कि भारत के ऊपर आप टैरिफ लगाओ, 100% मैं भी लगाऊंगा। और दूसरे में उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं जो है जल्दी हमारी डील हो जाएगी। तो किस बयान के क्या है मायने। सबसे पहले तो ये समझो कि जो बयान है ना, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला है। आप बयान को बहुत बारीकी से समझना। उन्होंने क्या कहा है कि भाई तुम लगा दो तो मैं भी लगा दूंगा, मतलब यूरोपियन यूनियन को बोला तुम लगा दो। अब इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाए थे, किससे पूछ के लगाए थे क्या कि तुम लगाओगे तो मैं लगाऊंगा। तो मतलब कहने का ये है कि यूरोपियन यूनियन ने उनसे ओपिनियन लिया कि भाई तुम यूक्रेन वाले मुद्दे पे क्या चाहते हो, मतलब आप यूक्रेन के साथ हो क्या नहीं। तो उनने ये बोल कर टरका दिया कि भाई तुम भी टैरिफ लगा दो मैं भी लगा दूँ।
लेकिन अगर दिल की बात देखो तो दिल की बात तो ये है कि वो मामले को सुलटाना चाहते हैं कि यार भारत से दबाव में लाके काम नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की नीति रही है कि वो जितना वो पहले दबाते हैं और अगर आपने उस दबाव में झुक गए तो वो और दबाते हैं, और अगर आप तन गए तो फिर वो दबाते नहीं है, मामले को सुलटाने की कोशिश करते हैं, जैसा उन्होंने चीन के साथ में किया, जैसा उन्होंने भारत के साथ में अभी कर रहे हैं। पहले उन्होंने दबाने की कोशिश करी, भारत दबा नहीं, भारत चला गया चीन और रूस के साथ में, तो उन्होंने सोचा कि यार अब ना ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है, भारत जैसे बड़े देश की इग्नोर मारना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने समझा दिया होगा कि भाई भारत से आप डील कर लो। अब देखो क्या दो तरह के होते हैं, एक तो एकाएक उनके साथ में कोई माइक लेकर पहुंच जाए, आपका भारत को लेकर क्या ओपिनियन है, आप क्या चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आदमी क्या बोलेगा बताओ। ऐसी कंडीशन में तो बोल देगा हाँ हाँ नहीं मैं तो यूक्रेन बिल्कुल चाहता हूँ, युद्ध शांत होना चाहिए, वैसा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप पोस्ट करते हो, जब आप लिखते हो तो बहुत सोच समझ के लिखते हो। तो जब एकाएक जब वो कोई कुछ भी बोल दे रहे आप, कुछ भी कभी भी, और एक है कि आप पोस्ट कर रहे हो, और पोस्ट तब बड़ी बन जाती है जब नरेंद्र मोदी उस पर रीपोस्ट कर देते हैं कि अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हो तो हम तो एज द पहले से ही फ्रेंड है और हमारा तो पहले से दोस्ती वाला नाता रहा है। और दूसरी बात फिर उसको डोनाल्ड ट्रंप फिर इधर से रिपोस्ट कर देते हैं, मतलब कि हाँ नहीं हमारी जल्दी वार्ता हो सकती है। तो ये बाजार में बहुत ही पॉजिटिविटी सेगमेंट दिया, पॉजिटिव सब चीज़ पॉजिटिव हो गई। कारण ये हुआ कि जो बड़े लीडर हैं, जो अमेरिका के बड़े लीडर तो ट्रंप ही हैं, इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने जो एक दूसरे की पोस्ट को रिपोस्ट किया, इसका मतलब ये है कि बातचीत अब जो है ना तेज हो जाएगी, बातचीत तेज हो जाएगी, मतलब जो टैरिफ वाली समस्या है ना वो शायद अब ढल सकती है। अब ये समस्या है, केवल समस्या, इसका समस्या का समाधान है बातचीत से होगा। और ट्रंप इस चीज़ को समझ गए हैं कि भाई भारत को इग्नोर नहीं मारना, भारत के साथ रह कर चलना है। तो ये मान के चलो ये जो खबर है ना ये खबर पॉजिटिव है। इससे ये उनने हालांकि यूरोपियन यूनियन वालों को बोल जरूर दिया कि तुम भी टैरिफ लगा दो, पर वो लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो $60 बिलियन का व्यापार करते रूस से, वो $75 बिलियन का व्यापार करते, तो वो नहीं लगा पाएंगे टैरिफ। वो तो केवल ओपिनियन जान रहे थे। अगर बात भारत की हो गई है रूस में एंट्री, भारतीय सेना लगभग 70 लोगों की जो हमारी टुकड़ी है वो गई है बेलारूस में युद्ध अभ्यास में। युद्ध अभ्यास का नाम है तुम्हारा जपात 2025। जपात 2025 ये नाटो को आंख दिखाने वाला युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना गई है, जिसमें कमाऊ रेजिमेंट के 65 सैनिक हैं, और तुम्हारा वायुसेना के 7 सैनिक हैं, और एक जो है नौसेना का है। ऐसे करके जो लगभग 70 सेना के आसपास की टुकड़ी गई है। उस युद्ध अभ्यास को डायरेक्ट ही नाटो को काउंटर करने के लिए माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भी है उसमें, एक तरफ अमेरिका का सामने पोलैंड, और आपने देखा होगा पोलैंड और लिथुआनिया, इन दोनों के बीच में जो पट्टी है ना, एक स्वालवाडी कॉरिडोर है, उसमें वहाँ पे ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। ये युद्ध अभ्यास तब ज़्यादा मैन हो जाता है, जो यूरोप के देश है ना उनको ज़्यादा चिंता हो जाती है कि इसमें जो न्यूक्लियर से किस किस तरह की सिचुएशन बन सकती है, युद्ध से लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या अगर इन केस न्यूक्लियर जैसा हमला होता है तो क्या करना चाहिए। इसमें ना अमेरिका को आंख दिखाने का सीधा मतलब है कि इसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल हैं, मतलब उनकी सेना भी, जो कि चाइना भी और रूस भी, तुम्हारा बेलारूस भी और भारत भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, ईरान भी, तजाकिस्तान भी। जब इतने सारे देश मिलकर एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं ना, तो वो तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब जब भी कभी इन केस जो अगर सपोज करो ये युद्ध अभ्यास करते करते कोई मिसाइल या कोई बड़ा इनका जो अस्त्र है वो जाके बेलारूस में गिर जाता है, बेलारूस है नाटो में, और एक चूक तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। सपोज करो मैं तुम्हारे मेड पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुमने कह दिया भाई मेरी ईंट खड़ी है देखना तोड़ ना दिए, पता चला मेरे साथ मामला हो गया, ईंट टूट गई। ईंट टूटने का मतलब है बेलारूस लिथुआनिया नाटो का सदस्य है, और अगर इन्हें युद्ध अभ्यास करते करते किसी कारण से लिथुआनिया में या पोलैंड में इस तरह से इन पर अटैक हो जाता है, मिसाइल गिर जाती है, तो बाय मिस्टेक नहीं है, ये दोनों स्कूल मिलाकर नाटो के सामने खड़े हुए ये देश हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई तुम हमें हल्के में मत लेना। मतलब तो ऐसा नहीं है कि विश्व में तुम ही एक महाशक्ति हो, अगर एक अपनी पे आए ना तो ये एशिया के एक तरफ देश खड़े हो जाएंगे तो तुम कहीं नहीं लग रहे। और इसमें ना रूस की भी डिप्लोमेटिक जीत है, देखो क्यों है,
कि रूस ने भारत और पाकिस्तान जैसे आज हमेशा इनके दोनों के मतभेद रहे हैं, लेकिन इन दोनों की सेना जो है संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। तो इसीलिए अमेरिका की आंख में एक कीड़ा सा गड़ गया कि यार ये दोनों के दोनों देश जिनके आपस में मतभेद हैं उसके बाद भी ये संयुक्त युद्ध अभ्यास में है, जबकि हमारी इसमें जो सेना गई है कमाऊ रेजिमेंट की है, उनके यहाँ से भी सब जाएंगे। तो नाटो को सीधी चुनौती मान रहे हैं जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। अगर बात कर लें इसराइल की, तो इसराइल ने खोबा खड़ा कर दिया। खोबा ये खड़ा कर दिया कि इसराइल ने 195 देशों को सीधी चुनौती दे दी है कि हमारे जो मतलब हमास को आतंकवादी मानते हैं कि हमारे यहाँ के आतंकियों को अगर कोई शरण देता है तो सोच समझ के देना। देखो क्या है कि कतर के जो राजधानी है दोहा, उस दोहा के अंदर हमास के जो लीडर्स हैं वो मीटिंग कर रहे थे, और उन मीटिंग में बिल्कुल लेजर गाइडेड, मतलब जहाँ पे वे बैठे थे, जिस कमरे में बैठे थे, वहीं पे इसराइल ने मिसाइल मारी और उनमें से 6 लोगों को मार गिराया। अब बात समझते हैं कि ये हुआ क्या, कैसे हो गया, एकदम से कैसा मामला गड़बड़ हुआ। देखो क्या है, देखो वक्त अक्टूबर 2023 में आपने देखा होगा इसराइल के ऊपर हमास ने हमला कर दिया था। इसराइल के काफ़ी लोगों को बंधक बना के ले गए थे। उसके बाद से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट लफ्ज़ों में बोल दिया था हमास को कि भाई मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई अब आप युद्ध नहीं करोगे, अब आप इस मामले को शांति से निपटा लो, नहीं तो फिर आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो हमास भी नहीं चाहता कि ये मामला निपटे। कारण ये है, इधर तो उन्होंने बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह बोला और शाम को हमास के 4 लड़ाके गए यरूशलेम में, इजराइल के अंदर यरूशलेम है, वहाँ पे अभी आप देखोगे वीडियो भी आ जाएगी। मतलब 5-6 लोगों को मार दिया गया दिन दहाड़े, जैसे हमारे यहाँ पे पहलगांव में हुआ था, ऐसे ही बिल्कुल उसी स्टाइल में। तो इसराइल ने अब इसको सीधी चुनौती मान ली और बोला कि भाई अक्टूबर 2023 में तो पहला हमला हुआ था इसराइल के ऊपर, अब दूसरा हमला हुआ। अब इसराइल ने स्पष्ट बोल दिया कि भाई अब ना बहुत हो गया, अब दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये छुपेंगे ना तो हम इनको वहीं जाके मारेंगे, ऐसा इसराइल ने बोला। और मोसाद वैसे ही आप जाना जाता है, हानिया को कैसे मारा आप जानते हो सभी। मतलब इसराइल की जो मोसाद है ना, मोसाद को मतलब साइलेंट किलर माना जाता है। साइलेंट किलर मतलब अगर उसे अपने दुश्मन का पता चल जाए ना फला देश में वैसे, तो कहीं भी छुप जाए उसे वो वहीं से चुन कर मार देती है। आज आधे से ज़्यादा इसराइल है तबाह कर दिया। अब इसके ऊपर कतर की क्या प्रतिक्रिया है? कतर बनने चला था ताऊ क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा तालिबान का और अमेरिका के जो बीच का बिचौलिया बना है ना, वो कतर ने करवाया था। अब इनकी समस्या क्या होगी, ये मीटिंग करते हैं जो वो सब करते हैं कतर में, और कतर का एक जो प्रतिष्ठित अखबार है अल जजीरा भारत में कश्मीरी मुद्दे को जोर शोर से बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए जाना जाता है। और एक प्रतिष्ठित अखबार होने के चलते उसने इस बात को लिखा कि भाई इसराइल ने मारा। इसराइल ने इस बात को स्वीकार करा कि हाँ भाई मैंने मारा है, मतलब मैंने मारा, और स्पष्ट सभी देशों को बोला भी कि भाई आप अगर हमारे किसी को भी अपने यहाँ शरण देते हो तो सोच समझ के देना। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई ये कतर की एक स्वर्ण जो देश के अंदर एक अपनी वो स्वर्निटी भी उस पर हमला है। अब इधर उन्होंने कहा है, अमेरिका का ट्रंप का कहना है कि भाई हमने बता दिया था, लेकिन कतर के पीएम ने कहा जब बताया जब हमें मिसाइल मार दी गई थी। इधर फ्रांस में जो मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। फ्रांस का जो है ना स्थिति बिल्कुल नेपाल जैसी हो गई है। एक्चुअली फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस के अंदर जो हालात है ना वो काबू के बाहर है। काबू के बाहर क्यों है? क्योंकि फ्रांस में 10 सितंबर को एक बजट आया था। उस बजट में क्या था कि सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए की जो कल्याणकारी योजनाएं थी ना वो रोक दी थी। जैसे कि जो लोग भारत में बोलते होंगे ना कि यार आप ये फ्री की रेवड़ी जो बांट रहे हैं, कल्याण लाडली बहना योजना या जो 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, इसे बंद क्यों नहीं कर देते? तो उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको अभी फ्रांस से समझाता हूँ। फ्रांस सरकार आई, फ्रांस में क्या है ना कि डेट टू जीडीपी जो बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्रांस में कर्ज जो है ना बहुत ज़्यादा है। कर्ज ज़्यादा होने का कारण ये है कि वो जो भी सरकार आई है अभी 2 साल के अंदर अंदर वहाँ पर फ्रांस में 4 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। अब जो फ्रांस में समस्या है, फ्रांस की समस्या का कर्ज है। कर्ज जब वो जीडीपी लाए तो जीडीपी में जब उन्होंने अपना बजट लाए, उस बजट में सरकार ने क्या लागू कर दिया, जैसे आप जानते हो कि हमारी सरकार भी फरवरी में लाती है बजट कि भाई इस बजट में हम ये करने वाले हैं, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च करेंगे, इस बजट में हम सोलर एनर्जी पे इतना पैसा खर्च करेंगे। तो फ्रांस में जो भी सरकार आई उसने 5 लाख करोड़ रुपए की कटौती कर दी। कटौती किस लिए कर दी? उन्होंने कहा कि ये जो कल्याणकारी योजना है ना ये हम बंद कर देंगे। जो पेंशन दी जा रही थी उन पर रोक लगा दी गई। अब उसके चलते जो आम जनता है वो भड़क गई। आम जनता क्यों भड़क गई? सपोज करो भाई अभी हम किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं, है ना।
अब 6,000 रुपये करके मेरे घर में हम 4 आदमी हैं, तो 6 चौका 24,000 आ गया, 25,000 मान लो। अब एकाएक बंद कर दो। आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, एकाएक बंद कर दो। आप किसी को पेंशन दे रहे हो, एकाएक बंद कर दो कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार देती है, उन्हें अगर सब सरकार सब्सिडी हटा देना तो बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो वहाँ आम जनता सड़कों पर आ गई। जनता का कहना क्या है कि जो एलोन मैक्रोन है ना, जो प्रोटेक्टर है ना, उनका कहना ये है कि हम प्रोटेस्ट तभी छोड़ेंगे जो एलोन मैक्रोन है ये अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन मैक्रोन इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे कि अभी तक 65 साल के काल में किसी भी राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया। 1958 से लेकर अभी तक किसी राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, सिचुएशन फ्रांस की अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, अभी कंट्रोल के बाहर है। जैसे तैसे हालात को संभाला जा रहा है, लेकिन ये चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा। जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया, तुम्हारा नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया, फ्रांस के पीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। इधर शेख हसीना ने बांग्लादेश में क्या किया आप जानते हो, इमरान खान को हटा करके पाकिस्तान में क्या किया। मतलब कुछ तो ऐसा है ग्लोबल में जो सब ठीक नहीं चल रहा है। जैसे बहुत से जो ज्योतिष हैं वो मान भी रहे हैं कि भी वर्ष 2025 सही नहीं है। वर्ष 2025 इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें ना बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्थाएं पलट जा रही हैं, परिस्थिति बहुत ही गंभीर बनती जा रही है स्थिति देखा जाए तो। अगर बात करें पूरी वीडियो के कंक्लूजन में, देखो क्या वीडियो लंबी हो जाती तो मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। एक्सपोर्टर को चिंता करने की बात नहीं है। जो गिरिराज हैं, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हम बहुत से देशों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। टेक्सटाइल को लेकर के यही खबर आई है अच्छी, जो आज टेक्सटाइल के स्टॉक तोड़ पड़े। टेक्सटाइल के स्टॉक क्यों तोड़े? क्योंकि जो 40 से ज़्यादा देश हैं ना, उनके साथ में भारत जल्दी ही संधि कर सकता है। और तो जो PIL है, PLI स्कीम है ना, सरकार ने PLI स्कीम की भी 30 सितंबर तक की डेडलाइन बढ़ा दी कि भाई 30 सितंबर तक आप इसको जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है ना, अगर जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपको कम जो नौकरी कर रहे लोग हैं ना, जो रोजगार दे रहे हैं, उन्हें हटाना नहीं है। अब इसके चलते सरकार $600 बिलियन के आसपास में निवेश करने जा रही है। मतलब टेक्सटाइल में अपना जोर देगी और 400 से ज़्यादा जितना भी हो सकता होगा, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल है, आपने देखा श्रीराम सिल्क है, विप्सन है, ये जितने स्टॉक हैं क्यों भागे? टेक्सटाइल के इसलिए भागे क्योंकि टेक्सटाइल को लेकर के सरकार जोर दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे फोकस कर रही है। और इधर अमेरिका के साथ भी डील होने के आसार लग रहे हैं। अगर सब ठीक रहा बाज़ार में, अगर सब सही रहा तो हो सकता है नवंबर तक का तो टाइम ही दे रखा है। भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने नवंबर तक का टाइम दे रखा है कि भाई नवंबर तक अमेरिका के साथ में हमारी डील हो जाएगी। लेकिन जो हालात अभी बन रहे हैं, जैसे कि इन दोनों लीडर को एक दूसरे से मिलने की चाह मची है, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हो सकता है जल्दी ही ट्रेड डील हो जाए। और ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी तो मतलब सीधी सी बात है कि भारत को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर कहीं ना कहीं छूट मिल जाएगी, बढ़िया मिलेगी। क्योंकि पहले ही सरकार ने जो टेक्सटाइल पे लगने वाली ड्यूटी थी ना, रॉ मटेरियल पे, वो हटा दी थी। पहली छूट दी सरकार ने GST में, दूसरी छूट दी टेक्सटाइल पे लगने वाले रॉ मटेरियल पे ड्यूटी हटा दी, तीसरी सरकार ये फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो इन्हें अमेरिका को ये एक्सपोर्ट करते थे ना, अमेरिका से बाधित होगा तो वो दूसरे देश यूरोप के देशों को कर सकते हैं। और यूरोप ही नहीं, खाली तुम्हारा सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, ऐसे देशों के साथ में भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दे रहा है। और रूस के साथ में भारत ने हर संभव प्रयास किए। रूस ने बोल दिया कि हम आपके लिए अपने बाजार खोल रहे हैं। तो हालात जो है वो मतलब सुधरते जा रहे हैं। अभी सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट अच्छा है। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आप एक अच्छे प्रतिष्ठित बिजनेस के साथ जा सकते हो। शेर खान बहुत अच्छा बिजनेस है, आप शेर खान के साथ जा सकते हो। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता। एक्चुअल में देख रहा था 88% ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। 0.5 सेकंड लगती है, कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।